हेलो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में डिस्कशन करने से पहले हमारी एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे ये टॉपिक है उसके स्टार्टिंग में कुछ 3 सेंटेंस हैं। उन 3 सेंटेंस का मतलब क्या है, वो कैसे हमारे इस टॉपिक के साथ रिलेट करते हैं, वो हम पहले डिस्कशन करेंगे। उसको डिस्कशन करने के लिए मैं पहले आपको 3 इमेजेस दिखाता हूँ, वो आप देख लो, बाद में मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हम 3 इमेजेस देखी है उसमें हमने देखा कि जो रो मैंगो है उस रो मैंगो को हम सॉल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, मतलब कि सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद हमने दूसरा इमेज देखा था कि विल्टेड फ्लावर, मतलब कि मुरझाया हुआ फ्लावर को हम फ्रेश वाटर में डालते हैं तो वो रिवाइव करने लगता है। रिवाइव करने लगता है मतलब है वो फिर से क्या करने लगता है, तो जैसी जो मुरझाया हुआ था वो क्या ग्लो करने लगता है। और ब्लड सेल्स को, ठीक है, ब्लड सेल्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। कब? जब उसको सलाइन वाटर मतलब कि सॉल्ट वाटर में हम ब्लड सेल को डालेंगे तो वो क्या कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, मतलब क्या हो जाता है कि वो टूट जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 इमेजेस हमने पहले देखी है, ठीक है। तो ये 3 इमेजेस मैंने आपको क्यों दिखाई है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं, इन तीनों ही इमेजेस में जो हमने देखा था उसमें ऑस्मोसिस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कैसे हमें ऑस्मोसिस देखने को मिलता है इन 3 जो इमेज हमने देखी उसमें, तो उसके लिए हमें पहले ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना होगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस समझने के लिए आप मान लो आपके पास ऐसा एक बीकर है और यहाँ पे एक दूसरा बीकर है। इन दोनों ही बीकर को हमने कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इन दोनों बीकर के बीच में यहाँ पे, ठीक है, ये हमने क्या लिया हुआ है, तो ये है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बारे में डिटेल में इसके बाद में आपको बताऊंगा। पहले हम देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, ठीक है। तो इन दोनों बीकर को हमने किससे अलग किया हुआ है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने अलग किया हुआ है। यहाँ पे हमने इस बीकर में सॉल्यूशन 1 लिया हुआ है और यहाँ पे जो हमने बीकर में लिया हुआ है वो है सॉल्यूशन 2। यहाँ पे सॉल्यूशन के 2 के तौर पे मैंने एक प्योर सॉल्वेंट ले लिया है, ठीक है। क्या लिया हुआ है मैंने? प्योर सॉल्वेंट। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है वाटर, मतलब कि इसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, सॉल्यूट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या नहीं है, तो नो सॉल्यूट, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन 2 ना लिख के सिर्फ प्योर सॉल्वेंट भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन 1 है वो उसमें हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कुछ लिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारे पास कुछ यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन 1 है उसकी कंसंट्रेशन है C1 और सॉल्यूशन 2 मतलब कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसकी कंसंट्रेशन है C2, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट नहीं होने की वजह से इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है लो, और यहाँ पे सॉल्यूट है इसी वजह से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, तो हायर। इसी वजह से C1 इज ग्रेटर देन क्या है, तो हमारे पास C2 है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे इस मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा बहुत पहले मैं आपको बता देता हूँ, बाद में उसमें डिटेल में बताऊंगा। इस मेम्ब्रेन में छोटे छोटे होल्स होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इन होल्स में से इन यहाँ पे जो ये मेम्ब्रेन होती है उन मेम्ब्रेन्स में से छोटे छोटे होल होते हैं, और जो ये होल्स होते हैं उसमें से छोटे मोलिक्यूल्स, ठीक है, स्मॉल सॉल्वेंट मोलिक्यूल, ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। इस मेम्ब्रेन में से जो सॉल्यूट होते हैं वो पास नहीं हो सकते।
इतना आपको बता दूं, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मोलिक्यूल ही पास होते हैं, सॉल्यूट मोलिक्यूल पास नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसकी साइज कैसी होती है, ज़्यादा होती है, जबकि ये जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। ठीक है, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे होता क्या है, सॉल्यूशन 1 में जो सॉल्वेंट होते हैं वो सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की ओर क्या करते हैं, वो उसका फ्लो चालू रहता है इस थ्रू द मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में से ये जो मेम्ब्रेन है, इस सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 की ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, हमारा सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करता है। उसी तरीके से सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है। लेकिन दोनों ही जगह से सॉल्वेंट फ्लो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नेट फ्लो देखने के लिए जाए तो नेट फ्लो हमें सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की ओर देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा वो सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की ओर होता है। ठीक है, सॉल्वेंट के इस फ्लो को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। मतलब कि यहाँ पे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से जो ये हमें फ्लो देखने को मिला उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। और यहाँ पे जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के स्मॉल मॉलिक्यूल ही क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की ओर हमारा सॉल्वेंट जो है वो फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एक और चीज बता सकते हैं कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की लोअर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन की हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या करता है, फ्लो करता है। सॉल्वेंट का फ्लो ऑलवेज कहाँ पे होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लेके हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर ऑलवेज क्या हमें देखने को मिलेगा, सॉल्वेंट का फ्लो। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो यहाँ पे सॉल्वेंट का फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस आता है तब आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो क्या होती है, कॉस्टली होती है, इसका कॉस्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की वजह से सॉल्वेंट का फ्लो जो होता है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाया हुआ है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, एक और चीज कि यहाँ पे जो ये सॉल्वेंट का फ्लो आप देख रहे हो वो कब तक चालू रहेगा, ठीक है ना, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। मतलब कि फ्लो कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, मतलब कि दोनों ही जगह इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक यहाँ से सॉल्वेंट मोलिक्यूल यहाँ सॉल्यूशन 1 में जाते रहेंगे। ठीक है, ऐसे नेट मतलब ये मूवमेंट जो मैं बता रहा हूँ सॉल्वेंट का, ये नेट मूवमेंट है। यहाँ से सॉल्वेंट सॉल्यूशन 1 से सॉल्यूशन 2 में भी आते हैं और सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 में भी जाते हैं, लेकिन जो नेट मूवमेंट है सॉल्वेंट की वो क्या है, सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 चीजें हैं जो आपको पता हो जानी चाहिए कि ऑस्मोसिस क्या है, तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना, ये जो आप फ्लो देख रहे हो उसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के लिए हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है जो कॉस्टली होती है। थर्ड पॉइंट कि सॉल्वेंट का फ्लो जो होता है वो ऑलवेज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है। और थर्ड कि फ्लो ऑफ सॉल्यूशन टिल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक ये फ्लो हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये आपको ऑस्मोसिस के बारे में आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मेम्ब्रेन क्या होती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसके बारे में अब देखने वाले हैं। तो मेम्ब्रेन के लिए बता दूं, हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन एंड सेलोफेन, ये कुछ टाइप मैंने लिखे हुए हैं। ये क्या है, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स है, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स।
टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। ठीक है, इस तरीके के कुछ मेम्ब्रेन्स हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एनिमल मेम्ब्रेन से मेरा मतलब कि नेचुरली जो हमें मिलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली से मतलब जो मैन मेड होते हैं, ये क्या है, मैन मेड। ठीक है, ये जो सेलोफेन है ये नेचुरल मेम्ब्रेन मतलब कि एनिमल मेम्ब्रेन का एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में क्या लिखा हुआ है कि मेम्ब्रेन कैसे बनाई जा सकती है। क्या लिखा है कि कंटिन्यू फिल्म्स विच मेक्स स्मॉल होल्स। मतलब कि आप मान लो आपके पास एक ऐसा एक पेपर है। ठीक है, मान लो ये एक आपकी फिल्म है, ये जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ बेटा, देखो ये क्या है, एक फिल्म है, इसके पीछे मैंने एक और फिल्म लगा दी, उसके पीछे एक और, इसके पीछे एक और, इसके पीछे एक ऐसे फिल्म मेम्ब्रेन जैसे मैंने बना दिया। मतलब कि एक के पीछे मैं कंटिन्यू डालता गया। ठीक है, तो इन ये जो फिल्म्स होती है उसमें थोड़े बहुत होल्स होते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस रखने के बाद भी हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, होल्स देखने को मिलते हैं। और इन होल्स में से हमारे जो स्मॉल सॉल्वेंट मोलिक्यूल होते हैं, ठीक है, स्मॉल सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इजीली पास हो सकते हैं। कहाँ से, इन होल्स में से। यहाँ पे स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से मेरा मतलब है कि मान लो वाटर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन मेम्ब्रेन्स में से हम क्या पास कर सकते हैं, वाटर जो हमारा क्या है, एक स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वो इजीली पास हो सकता है। ठीक है, और क्या नहीं पास हो सकता, तो बिग सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लाइक। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो है वो हम पास कर सकते नहीं है। ठीक है, किस में से, इन मेम्ब्रेन्स में से। इन मेम्ब्रेन्स में से हम क्या नहीं कर सकते, बिग सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हम पास नहीं कर सकते। मतलब कि कोई ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को ही पास होने देती है और सॉल्यूट को पास नहीं होने देती, ऐसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसको शॉर्ट में हम SPM से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हम क्या करते हैं, तो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत आपको मेम्ब्रेन के बारे में भी बता दिया, और यही मेम्ब्रेन का यूज हमने यहाँ पे ऑस्मोसिस में किया हुआ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देती है और सॉल्यूट को नहीं होने देती। अब थोड़ा देखेंगे, ऑस्मोसिस पता चल गया, ऑस्मोसिस के लिए जो मेम्ब्रेन यूज की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हमारे पास आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, देखो ये बहुत ही इजी है। कैसे, तो देखो ये मैंने क्या बताया कि कुछ इस तरीके से ऑस्मोसिस हमें देखने को मिलता है। अब मैं ये बता रहा हूं कि मुझे ये ऑस्मोसिस जो कंटिन्यू हो रहा है, मतलब कि ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है उसको मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है। क्या करना है, मुझे उसको स्टॉप करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा जो ये सॉल्यूशन साइड है, सॉल्यूशन 1, जहां पे ये जो कंसंट्रेशन है वो कैसी है, हायर कंसंट्रेशन है। क्या है, तो हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है उस साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा। देखो यहाँ पे जो ये बीकर है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है, वैसा ही प्रेशर यहाँ पे भी है। दोनों ही हमारे एटमॉस्फेयर में ही हम पूरा ऑस्मोसिस कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही है। पर मैं क्या कर रहा हूं, जहां पे हमारी कंसंट्रेशन हाई है वहां पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, जिसको मैंने यहाँ पे पाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या लगाया मैंने, जहां पे सॉल्यूशन 1 है, मतलब कि जहां पे हायर कंसंट्रेशन है, वहां पे मैंने क्या कर दिया, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, जिसको मैंने पाई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा प्रेशर मैं यहां से लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि जो ये सॉल्वेंट का फ्लो था वो हो जाता है स्टॉप। क्या हो जाता है, मतलब कि जिस प्रेशर पे, सुनो, यहां जो ये मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, ठीक है, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर आएगा, यहाँ पे जो मैं प्रेशर लगाऊंगा एक्स्ट्रा, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रेशर होगा कि जहां पे आके सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, वापस एक बार बोल रहा हूं कि ये जो सॉल्वेंट का फ्लो है, अगर मुझे उसको स्टॉप करना है तो सॉल्यूशन की जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उस साइड में कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा, और जिस प्रेशर पे आके सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक
प्रेशर कहते हैं। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कैन बी स्टॉप इफ वी गिव सम एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन सॉल्यूशन वन साइड। ठीक है, सॉल्यूशन वन की साइड पे अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर लगाऊंगा तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एंड दिस एक्स्ट्रा प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ये मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया हुआ है, ये पाई जिससे मैंने रिप्रेजेंट किया है, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है पाई से। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया वो हमने कहाँ पे लगाया, हायर कंसंट्रेशन है उस साइड। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन का मतलब हो जाता है यहाँ पे सॉल्यूट प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है। मतलब कि ऐसा ही मान लो, हायर कंसंट्रेशन का मतलब वो होता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, और लोअर कंसंट्रेशन अगर किसी भी सॉल्यूशन की है उसका मतलब होता है कि इसमें जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। इसमें सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो कम होते हैं। तो एक तरीके से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एस्मेटिक प्रेशर है वो कैसे सॉल्यूशन पे लगा, जहां पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल पे क्या करता है, वो डिपेंड करता है। इसी वजह से जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हमने एक तरीके से क्या बोला है कि ये हमारी एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अगर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं, ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल पे, सॉल्यूट के पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उसको हमने बोला था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है मोलारिटी के। किसमें, मोला बेटा किसमें होती है, तो मोलारिटी के, सही, मोलारिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है, और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें एक इक्वेशन मिलेगा, जिस इक्वेशन से हम, ठीक है, किसी बायोमोलेक्यूल का मोलर मास जो है वो हम ढूंढ सकते हैं। देखते हैं कैसे इक्वेशन कैसे डिराइव होता है। तो पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आ जाता है मोलारिटी और टेम्परेचर के। यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया, जिसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो पाई इज इक्वल टू आर एम टी हो जाता है। यहाँ पे जो ये आर है उसको हम सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलते हैं, लेकिन इस सॉल्यूशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो गैस कांस्टेंट के बराबर होने की वजह से हम इस आर को, ये जो हमारा आर है उसको हम गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो 0.082 एटमॉस्फेयर पर मोल इंटू केल्विन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी होती है हम न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं, आपको याद कर लेनी है 0.082। यहाँ पे जो ये टेम्परेचर है वो क्या होता है, केल्विन में होता है। क्या होता है, केल्विन में। एम से हमारा मतलब है मोलारिटी, मोलारिटी मतलब मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, और N2 मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मोलारिटी इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू वी लिखा हुआ है, जहां पे W2 है मास ऑफ ए सॉल्यूट, M2 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और V जो है वो क्या है हमारा, V हमारा हो जाता है वॉल्यूम। क्या हो जाता है, वॉल्यूम इन लीटर, जिसको मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पे M के बदले ये जो वैल्यू हमें मिली यहाँ पे, ठीक है, ये वैल्यू को मैं यहाँ पे जो ये इक्वेशन है हमारा उसमें क्या करने वाला हूँ, पुट करूंगा। तो पाई इज इक्वल टू W2RT अपन M2 बाई वी आ जाएगा, और यहाँ से ये इक्वेशन हमें मिलेगा M2 इज इक्वल टू W2RT बाई पाई बाई वी। ये इक्वेशन का यूज करके बहुत सारे ऐसे बायोमोलिक्यूल्स है जिसका हम क्या ढूंढने वाले हैं, मोलर मास हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। वो मैंने पहले ही बता दिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, देयरफॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन है उस इक्वेशन की यूज करके मैंने बताया कि हम बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास ढूंढ सकते हैं। यहाँ बायोमोलिक्यूल्स से मेरा मतलब है कि प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड बहुत सारे ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा ऑस्मोसिस खत्म हो गया, ऑस्मोसिस, मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर सब क्लियर हो चुका है। ठीक है,
ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको नहीं पता तो मैंने बताया कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर इलेक्ट्रॉन के सॉल्वेंट के फ्लो को अगर हमें स्टॉप करना है तो हायर कंसंट्रेशन है वहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे वो जो प्रेशर पे आके फ्लो रुक जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उस प्रेशर को हमने बोला है ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर एक हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये हमारा न्यूमेरिकल है 2.11 का, मतलब कि हमारे एनसीईआरटी बुक का क्या बोला गया है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ पॉलीमर। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दिस solution at 300 Kelvin is 2.6 into 10⁻³ एटमॉस्फेयर। फाइंड द मोलर मास ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो हमें मोलर मास ढूंढना है। हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन हमारे पास है M2 = W2RT/π/V, जहाँ पे W2 है हमारा मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 1.26 ग्राम। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम = क्या होता है, ये यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले आप मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब = हो जाता है 1 ml हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 200 सेंटीमीटर क्यूब = 200 ml, और 200 ml को मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा और 0.2 लीटर आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर 300 केल्विन, टेम्परेचर मिल गया। पाई कितना दिया हुआ है 2.6 × 10⁻³ एटमॉस्फेयर दिया है। आई की वैल्यू हमें पता होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर पर मोल इंटू केल्विन। सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे हमें रखनी है और बाद में कैलकुलेट कर देना है। आपका आंसर कुछ 600 के आसपास अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास कुछ आ जाएगा, ग्राम अपन मोल आता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ऑस्मोसिस खत्म, ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म, मेमन खत्म और न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया है। और लास्ट ये थोड़ा एक टॉपिक है, मतलब कि हमने यहाँ पे क्या बात की, सॉल्यूशंस की बात की है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से हमें 3 डिफरेंट टाइप के क्या मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और थर्ड होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या है उसके बारे में डिटेल में और चर्चा करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, देखते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये बता रहा है कि बोथ साइड अपोज ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ओपी का हमारे पास, ओपी का मतलब क्या है पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, बोथ साइड मतलब सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 दोनों ही साइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है वो सेम हो जाता है। सेम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाने की वजह से वाटर का फ्लो तो हमें देखने को मिलेगा, पर वो कैसा मिलेगा, इक्वल देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसा नेट फ्लो जो होता है सॉल्वेंट का वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसी वजह से जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है तब हमें ऑस्मोसिस होता तो है पर नेट ऑस्मोसिस देखने को हमें मिलने वाला नहीं है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आपको दूसरी चीज पता होनी चाहिए, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम हो जाना चाहिए। थर्ड बोला है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन साइड पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या आता है, मोर, मतलब कि ज्यादा होता है। ठीक है, सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वाटर फ्लो आउट। ठीक है, मतलब कि वाटर एक तरीके से यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या देखने को हमें मिलेगा मालूम है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसके बारे में इसके बाद वाले लेक्चर में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी इतना समझ लो कि अगर ऑस्मोसिस कुछ इस तरीके से हो रहा है, यहां से यहां तक ऑस्मोसिस चल रहा है और सॉल्यूशन साइड प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोटोनिक में जो प्रेशर था, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो था हमारा उससे ज्यादा अगर प्रेशर देखने को हमें मिलेगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस यहाँ पे चालू हो जाएगा। वही केस यहाँ पे हमने डिस्कशन किया है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उससे ज्यादा अगर सॉल्यूशन साइड आप प्रेशर डालोगे तो जो वाटर का फ्लो है वो कैसा होने लगेगा, रिवर्स, मतलब कि जो फ्लो कुछ इस तरीके से यहाँ से यहाँ पे था वो अब यहाँ से यहाँ पे आने लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, वाटर फ्लो आउट एंड मॉलिक्यूल विल सिंक से मेरा मतलब है कि सिकुड़ जाता है, जो भी मॉलिक्यूल है वो सिकुड़ जाता है। इसके बारे में डिटेल में इसके बाद में आपको डिस्कशन करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि सिकुड़ जाना, ये वाटर का फ्लो आउट होना, ये सब क्या है।
हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सॉल्यूशन साइड, वो क्या होता है, कम होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने की वजह से वाटर का फ्लो जो चल रहा था वैसा ही चलेगा, वाटर फ्लो इनटू द मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब कि हमारा जो ऑस्मोसिस चल रहा था वो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे पता है मैंने लेस ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है, इसका मतलब है कि वाटर ऑस्मोसिस अभी स्टॉप हुआ नहीं है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, इतना समझ लो कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में दोनों ही साइड जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है। हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर और ये यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, और हाइपोटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर लेस होता है। अब इसी चीज़ को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको ब्लड सेल का एक एग्जांपल दिया हुआ है। मैंने 3 बीकर लिए, तीनों ही बीकर में सॉल्यूशन ए है, सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन सी है। बाद में इसके अंदर मैंने ब्लड सेल्स डाले हुए हैं। यहाँ पे ये जो मैंने दिखाया है वो क्या है, हमारे ब्लड सेल्स है। सॉल्यूशन ए जो है वो 0.9% NaCl का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बी है जिसमें मोर देन क्या है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन, मतलब कि इसमें 0.9% से भी ज़्यादा NaCl का सॉल्यूशन है, और इसमें लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन है। अब हुआ क्या है, प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए ब्लड सेल, जिसको मैंने पाई 1 से रिप्रेजेंट किया है, वो इक्वल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 0.9% NaCl सॉल्यूशन से। वो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए 0.9% NaCl सॉल्यूशन, मतलब कि हमारे पास जो 0.9% NaCl का जो सॉल्यूशन है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे पाई 1 और पाई 2 क्या हो गया, इक्वल, मतलब कि दोनों ही साइड, ये सॉल्यूशन की साइड और यहाँ पे ये जो मैंने दूसरा दिया हुआ है उसकी साइड क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, सेम हो गया। इसी वजह से ये जो केस है वो कैसा है, आइसोटोनिक वाला केस है। वो क्या है, आइसोटोनिक वाला केस है। ठीक है, यहां से हमें एक चीज पता हो चलती है कि यहाँ पे जो ये ब्लड सेल है, ये ब्लड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 0.9% NaCl सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके इक्वल होता है। तो अगर इससे ज्यादा मैं 0.9% NaCl से ज्यादा ले लूं, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है मोर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन और लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन, तो तब क्या होगा उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या होगा कि अगर आपने जो सॉल्यूशन दिया है वो 0.9% NaCl सॉल्यूशन से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 0.9% NaCl से क्या है, वो ज्यादा है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन साइड, ये जो हमारी सॉल्यूशन साइड है, मतलब कि ये जो हमने लिया है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, और सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से हमें रिवर्स ऑस्मोसिस हमें देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिवर्स ऑस्मोसिस हमें देखने को मिलेगा। और सॉल्यूशन साइड से यहाँ पे जो हमने प्योर सॉल्वेंट लिया था वहां पे सॉल्वेंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे उसका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे वाटर जो है वो फ्लो आउट करने लगेगा। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे ब्लड सेल है, ब्लड सेल में से वाटर बाहर की ओर क्या होने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, फ्लो आउट फ्रॉम ब्लड सेल। इसका मतलब होता है कि प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ने की वजह से रिवर्स ऑस्मोसिस लगेगा, तो यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। इसी वजह से ये यहाँ पे मैंने जो लिखा था ना कि स्विंक हो जाता है, मतलब कि हमारे ब्लड सेल जो होते हैं वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं, वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो केस है उसको हमने क्या बोला था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जहां मैंने बोला था कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। थर्ड केस है जिसमें लेस क्या है हमारे पास, 0.9% NaCl सॉल्यूशन से लेस, मतलब कि 0.9% से लेस NaCl का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन साइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, और वो कम हो जाने की वजह से वाटर फ्लो इनटू द ब्लड सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन साइड क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा सॉल्यूशन 2 से सॉल्यूशन 1 की ओर फ्लो स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे
सॉल्यूशन से, ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें से हमारा जो H2O मॉलिक्यूल है वो कहाँ फ्लो करने लगेगा, ब्लड सेल के अंदर, इनसाइड द ब्लड सेल, इनटू द ब्लड सेल में क्या होने लगेगा, वो वाटर का फ्लो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो ब्लड सेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड सेल वुड बी स्वेल का मतलब होता है कि ब्लड सेल की साइज जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, इसी वजह से ऐसे सॉल्यूशन को, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इन शॉर्ट 3 चीजें आप समझ लो कि जब 0.9% NaCl सॉल्यूशन होगा तब ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन का और ब्लड सेल का सेम हो जाता है, और अगर सॉल्यूशन 0.9% NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, मतलब कि मोर देन 0.9% NaCl वाला सॉल्यूशन होगा, तो वाटर का फ्लो है, मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो क्या हो जाएगा, वो ब्लड सेल से बाहर होता चला जाएगा, मतलब कि हमारा H2O मॉलिक्यूल ब्लड सेल से बाहर जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सेल सिकुड़ जाते हैं। और थर्ड केस में था जब 0.9% लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन है, तब ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाने की वजह से वाटर का फ्लो ब्लड सेल के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। वाटर का जो फ्लो होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड सेल के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, मेम्ब्रेन, ये सब तीनों टाइप के सॉल्यूशन ये सब खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपको बताया था, ये रो मैंगो वाला एग्जांपल बताया था और विल्टेड फ्लावर वाला एग्जांपल मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो, रो मैंगो की इमेज में हमने देखा था कि जो मैंगो है वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है, रो मैंगो वाला जो एग्जाम्पल था वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का था, कि जिसमें वाटर का फ्लो जो होता है क्या हो जाता है, मतलब कि जो हमारा ये मान लो ये जो ब्लड सेल है उसके बदले आप मान लो कि ये क्या था, रो मैंगो था, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल की वजह से ये श्रिंक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ऐसे सिकुड़ जाता है। वैसे ही ये हमारा एग्जाम्पल है विल्टेड फ्लावर, ये यहाँ पे मैंने फ्लावर लिखा हुआ है, ये विल्टेड फ्लावर, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जब विल्टेड, ये जो ब्लड सेल है उसको विल्टेड फ्लावर मान लो, विल्टेड फ्लावर मतलब कि मरा हुआ, ठीक है ना, जो मुरझाया हुआ था। तो आपको पता ही है कि जब मुरझाए हुए फ्लावर्स को हम पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वापिस क्या हो जाते हैं, ग्लो करने लगते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे क्यों होता है, क्योंकि वाटर का जो फ्लो होता है, वाटर का फ्लो होता है वो कहाँ पे हो जाता है, कि इस फ्लावर के अंदर चला जाता है, मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल फ्लावर में चलते, फ्लावर मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लावर में जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ब्लड सेल स्वेल होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे जो विल्टेड फ्लावर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिवाइव हो जाते हैं, मतलब वापस जिंदा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वाला सब खत्म। लास्ट एक हमारा न्यूमेरिकल है वो देख लो। 5% हमारे पास यहाँ पे है सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर इन आइसोटोनिक, ये बहुत ही जरूरी वर्ड है, आइसोटोनिक, विथ किसके साथ है आइसोटोनिक, तो 0.877% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, शुगर एंड यूरिया की हम यहाँ पे बात हुई की हुई है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का हमारा क्या मोलर मास ढूंढना है। इफ द मोलर मास ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर इज 342, ठीक है, तो शुगर का मोलर मास अगर 342 है तो हमें यूरिया का मोलर मास ढूंढना है। हमें क्या बोला है कि शुगर का सॉल्यूशन और यूरिया का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आइसोटोनिक है, मतलब कि दोनों का ही प्रेशर क्या है, सेम है, π1 और π2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाई इज इक्वल, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पाई इज इक्वल टू MRT होता है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि M1 RT M2 RT। रेड क्या गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर सेम होता है, इसी वजह से कट हो जाएंगे। यहाँ पे M1 है वो मोलारिटी ऑफ शुगर है, M2 जो है वो मोलारिटी ऑफ यूरिया है। M1 इज इक्वल टू M2 है, तो यहाँ पे N1/V1 एंड N2/V1, यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी सेम होता है, कैसे सेम होता है वो आगे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे N1 इज इक्वल टू N2, N1 क्या है, मोल्स ऑफ शुगर, N2 क्या है, यूरिया ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया। 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, 5% सॉल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब है कि 5 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ
सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 5 ग्राम शुगर हमने डिसॉल्व किया हुआ है। वैसे ही 0.877% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब है 0.877 ग्राम ऑफ शुगर क्या है 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये वॉल्यूम 100 ml है, यहाँ पे 100 ml है, दोनों ही केस में वॉल्यूम सेम ही है, इसी वजह से यहाँ पे मैंने कट कर दिया। यहाँ पे हमें शुगर का क्या मिल गया वेट मिल गया, यहाँ पे हमें शुगर का वेट मिल गया, यहाँ पे हमें यूरिया का वेट मिल गया। क्या मिला है? यूरिया का वेट हमें मिल गया। यहाँ पे N1 इजिकल टू N2 था, तो W1/M1 एंड W2/M2। M2 क्या है? तो मोलर मास ऑफ शुगर जो हमें दिया हुआ है वो कितना है? 3.2। M2 हमें ढूंढना है, तो M2 इजिकल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई W1। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू को पुट किया है और यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर 59.62 ग्राम अपन होल कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कुछ क्वेरी हो तो। ठीक है, थैंक यू।